प्रधानाचार्य महोदय, रमाकांत तिवारी जी, शर्मा जी, रोहित जी, दीपक चौबे जी और संचालक और यहाँ उपस्थित सभी प्यारे बच्चों, जब मुझे इस कार्यक्रम के लिए निमंत्रण दिया गया था तो मैं सोच रहा था कि मैं क्या बोलूँगा, किस बारे में बात करूँगा। तो यहाँ पर मैंने देखा विश्व विरासत सप्ताह, वर्ल्ड हेरिटेज वीक। तो पहला सवाल जो मैं आप लोगों से पूछना चाहूँगा, आप लोगों से जानना चाहूँगा कि विरासत की रक्षा क्यों की जाए? क्यों क्यों इतना महत्वपूर्ण है विरासत की रक्षा करना? विरासत की रक्षा करना चाहिए। जोर से बोलो बेटा। ठीक बात। और कोई? आने वाली पीढ़ी को पता नहीं चलेगा कि हमारे पूर्वज किस प्रकार से रहा करते थे, कैसा क्या। ठीक बात। और कोई? जब अंग्रेज भारत आए थे तो उन्होंने कहा कि जो भारतीय हैं उनकी कोई संस्कृति नहीं है, उनकी कोई सभ्यता नहीं है। रुडयार्ड किपलिंग नाम का एक बहुत ही फेमस राइटर है, जंगल बुक लिखी उसने, जिस पर मोगली नाम का एक बहुत ही प्यारा कार्टून आया, जंगल बुक, रुडयार्ड किपलिंग। उसने इसको कहा था व्हाइट मैन्स बर्डन, गोरे आदमी का बोझ। और क्या था गोरे आदमी का बोझ? कि जो अंग्रेज अफ्रीका में, एशिया में यहाँ के लोगों के ऊपर शासन करने आए, उपनिवेशित ताकत के रूप में आए, कॉलोनाइजिंग ताकत के रूप में आए, वो अपने हित के लिए नहीं आए, वो हमारे हित के लिए आए। उसका ये कहना था कि गोरे लोगों पे, व्हाइट मैन के ऊपर ये बहुत बड़ा नैतिक भार है कि वो हम लोगों को संस्कृति दें। इसके पीछे उनका लॉजिक क्या था, उनका तर्क क्या था? उन्होंने ये कहा कि जो यहाँ के नेटिव लोग हैं, यहाँ के जो मूल निवासी हैं, चाहे वो अफ्रीका हो चाहे एशिया हो, उनकी अपनी कोई संस्कृति नहीं है, उनका अपना कोई इतिहास नहीं है, उनकी अपनी कोई सभ्यता ही नहीं है। तो जो अंग्रेज बताएंगे, जो अंग्रेज करेंगे, जो अंग्रेज कहेंगे, वही उचित है, वही सभ्यता है, वही संस्कृति है और वही होना चाहिए। ऐसी स्थिति में जिन लोगों के ऊपर शासन हो रहा है वो कभी उसका विरोध नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वो शासन उनके अपने हित में हो रहा है। हमारे यहाँ पर जैसा कि मुझको बताया गया, और आप लोग ललितपुर के हैं तो ये आप लोगों के बहुत ही सौभाग्य की बात है कि ललितपुर में 73 ऐतिहासिक स्थल हैं। और जब मैं ललितपुर आया तो काम की व्यस्तता के बावजूद उनमें से कई जगहों को मैंने देखा। उनमें से ज्यादातर पूरी तरह से नेग्लेक्ट, परित्यक्त स्थिति में शहर में बिखरी पड़ी, जहां ना कोई जाता है, जिन्हें ना कोई देखता है। शरारती तत्व उस पर दुनिया विभिन्न प्रकार की चीजें अंकित करते हैं। अजंता केव्स जो महाराष्ट्र में थी, वो अजंता केव्स भी इसी तरह से थी। बाद में इसी उपेक्षा के चलते वहां पर जंगल उग गए, समाज से दूर हो गई, और उसके बाद एक अंग्रेज जॉन स्मिथ ने उसको डिस्कवर किया, उसकी खोज की। जॉन स्मिथ ने उसको बनाया नहीं था, जॉन स्मिथ के पैदा होने से पहले से वो वहां थी, लेकिन उसकी खोज उसने की और उसका नाम अमर हो गया। जितनी भी प्राचीन लिपियां हैं उसको किसी भारतीय लिपियां हैं, उसको किसी भारतीय ने नहीं पढ़ा है, उसको पढ़ा जेम्स प्रिंसेप ने, जो कि इंग्लैंड से आया था। इन लोगों ने भारत का शुरुआती इतिहास लिखा। उन सारी जगहों को जो कि हमारे देश में थी, हमारे राज्य में थी, हमारे जनपदों में थी, उनको खोजा, वो वहां तक गए, जंगल, झाड़ी, झरने पार करते हुए उनको पढ़ा, उनको समझा, उनके बारे में लिखा, और उन्होंने जो लिख दिया वही प्रमाणिक हो गया, वही सत्य हो गया। और आज भी चाहे वो सही लिखा हो चाहे गलत लिखा हो,
वही हमारा इतिहास है, वही हम पढ़ते हैं, वही आप लोगों ने भी पढ़ा, वही आप लोग पढ़ते आ रहे हैं, वही आपके बच्चे भी पढ़ेंगे। तो विरासत को बचाने की कीमत है दास्तां। हमारी जो चीज दांव पर है वो हमारी अपनी स्वाधीनता है, और इसलिए ये इतनी महत्वपूर्ण चीज है। इसलिए भारतीय विरासत सप्ताह नहीं मना रहे, हम लोग विश्व विरासत सप्ताह मना रहे हैं, क्योंकि इस चीज के वैश्विक महत्व है। सिर्फ अकेले हम ही नहीं इनके साथ हुआ, बहुत से देश हैं, बहुत से समाज हैं, और इसलिए आपके लिए जरूरी है कि आप अपनी विरासत के बारे में पढ़ें, जानें, समझें, उसको जाकर के देखें। आप लोग बहुत किस्मत वाले हैं कि आप ललितपुर में रहते हैं, बेहद खूबसूरत जनपद है, इतनी सारी ऐतिहासिक इमारतें हैं, और सिर्फ इमारतें ही नहीं हैं, आप लोगों के यहाँ पर विरासत में सिर्फ इमारतें ही नहीं आती हैं, विरासत में और भी सारी सांस्कृतिक चीजें आती हैं। जैसे कि बताया गया, लोकगीत आते हैं, जैसे कि तिवारी जी ने कहा था कि भैया आप अपनी शादी में यहाँ के जो भी लोकगीत हैं उसको करिए, ये भी विरासत का हिस्सा है। इसके अलावा यहाँ के जो पत्थर हैं, यहाँ की जो नदियां हैं, वो भी विरासत का हिस्सा है। आप वहां जाइए, उनको देखिए, और अपने दोस्तों को बताइए, अपने परिवार वालों को बताइए, उनके बारे में पढ़िए। और अगर आप ये कर पाएंगे तो ये आज के कार्यक्रम की, मेरे यहाँ आने की, और हम सब, मेरे पहले जो विद्वान वक्ताओं ने बोला है, उनके बोलने की सार्थकता को सिद्ध कर पाएंगे। इतनी ही मेरी आपसे विनम्र अपील है और अपेक्षा है। इसके अलावा चाहे इस बात से या किसी अन्य बात से जुड़ी कोई चीज़ अगर आप लोगों को पूछनी हो, कोई बात जो आप मुझसे जानना चाहते हो, तो मुझे बहुत खुशी होगी आप लोगों के सवालों का जवाब देने में। बहुत समय बाद मैं इतने यंग बच्चों से मिल रहा हूँ, विद्यार्थियों से मिल रहा हूँ, तो अगर आपके मन में किसी तरह का कोई सवाल, चाहे इससे जुड़ा हुआ है किसी और भी चीज़ से जुड़ा हुआ हो, तो प्लीज़ मुझसे पूछें, मुझे बहुत खुशी होगी। आप लोगों में से कोई भी सवाल सर से पूछना चाहता है अपने कैरियर से संबंधित, कोई गाइडलाइन? सैक्रिफाइस के बारे में, सक्सेस के बारे में, वो सक्सेस के बारे में वैसे तो बहुत ज़्यादा नहीं है बताने के लिए मेरे पास। दो चीज़ें मैं हमेशा सबको ये कहता हूँ, और जो मुझे लगता है कि सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, आप जो भी कर रहे हो अपनी लाइफ में, और जहाँ भी कर रहे हो, उसको पूरी ईमानदारी से करो। मैं थोड़ा इसको एक्सप्लेन करता हूँ। हम लोगों को जैसे कोई होमवर्क मिला, हम लोग ये सोचते हैं कि कितनी कम से कम मेहनत में मैं इस होमवर्क को करूँ। सपोज हमको होमवर्क में 2 इंटीग्रेशन के सवाल मिले, तो हमारा ये लक्ष्य होता है कि कौन सा शॉर्टकट अपनाऊं कि वो चीज़ हो जाए। इस चीज़ को दिमाग से निकाल दो। आप जो कर रहे हो उसके पीछे लॉजिक क्या है, उसके पीछे ध्येय क्या है, क्यों करवाया जा रहा है आपसे, उसको सोच के करो। वो जो आपको होमवर्क मिला, होमवर्क का मैं सिर्फ एक उदाहरण दे रहा हूँ, ये हर चीज़ में लागू होती है। अगर आपको कहा गया कि अपनी मम्मी की हेल्प कीजिए घर के काम, उसको भी उतनी ही ईमानदारी से कीजिए। हमारा कर्म के प्रति हम जितने ईमानदार होंगे, वो चीज़ हमको जो है सबसे ज़्यादा फायदा करेगी। एक कहावत है इंग्लिश में, सक्सेस इज नॉट एन इवेंट, इट्स अ हैबिट। कामयाबी आदत होती है। कोई बड़ी कामयाबी ऐसा नहीं हुआ कि आप पेट में सोकर ऐसा कभी नहीं होगा कि सचिन तेंदुलकर एक दिन सो के उठा और उसने सेंचुरी पे सेंचुरी मारना शुरू कर दिया, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। उस बड़ी कामयाबी से पहले बहुत सारी असफलताएं थी, उसका बहुत सारी छोटी छोटी कामयाबियां थी। उन असफलताओं से निकलने के लिए ऑफ कोर्स आपको अपने पर विश्वास चाहिए, आत्मविश्वास चाहिए, और उन छोटी छोटी कामयाबियों को पाने के लिए आपको कांस्टेंट मेहनत और अपने काम के प्रति ईमानदारी चाहिए। तो आप जो भी करो, चाहे वो पढ़ाई हो या कोई भी और काम, उसको पूरी ईमानदारी से करो, और जिस वक्त कर रहे हो उस वक्त अपना पूरा मन उसमें रखो। बहुत डिफिकल्ट नहीं है। एज स्टूडेंट, एज विद्यार्थी, आपके पास सिर्फ एक काम है, जस्ट वन,
और उस काम के साथ पूरी ईमानदारी बरतें। उससे होगा ये कि, और मैं ये मानता भी हूँ कि हम सबका ये नैतिक कर्तव्य है कि जिस जगह पहुंचने के लिए हम लोग बने हैं, हम लोग वहां पहुंचे। आपका जो पोटेंशियल है, आपकी जो काबिलियत है, उसके नीचे परफॉर्म करना बहुत आसान है। सपोज आपका मेंटल मेकअप, आपकी इंटेलिजेंस ऐसी है कि आप 80% मार्क्स ला सकते हो, पासिंग मार्क्स 33% जो भी होता है वो है। तो अगर आप ये सोचो कि मैं 33% लाऊंगा, तो बहुत आसान है आपके लिए, ऑफ कोर्स आप कर सकते हो। एक 80% वाला आदमी आराम से 50% 60% ला सकता है, पर ये उसको नहीं करना। अगर आपका पोटेंशियल 80% है, तो आपकी नैतिक जिम्मेदारी है कि आप 80% तक पहुंचो, और उसके लिए जितनी मेहनत की जरूरत है उतनी करो। उसके बाद फिर जो मिले, ईश्वर ने जो दे दिया उसको ग्रेसफुली एक्सेप्ट करो और आगे बढ़ो। That's it. और रिपोर्ट होते हैं, मैं केंद्रीय विद्यालय से पढ़ा हूँ कि गवर्नमेंट स्कूल है, तो हमारे यहाँ रिपोर्ट होते हैं। तो 12th का जो प्री बोर्ड था वो हुआ था कि जनवरी, पहला प्री बोर्ड जो हुआ था। पहले प्री बोर्ड में 3 मेजर सब्जेक्ट्स हमारे, फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स। उन तीनों में फेल हो गए। फेल क्यों हुआ? वही जो मैंने आपको कारण बताया। उस वक्त तक मुझे उस बात का एहसास नहीं था कि भाई आप चाहे कितने भी इंटेलिजेंट हो, कितने भी समझदार हो, कितने भी विद्वान हो, अगर आप मेहनत नहीं करोगे तो सफलता नहीं मिलेगी। फेल हो गए, ठीक, कोई बात नहीं। अच्छा, उस वक्त तक मुझे खुद पर बहुत समझते थे, बहुत तेज, ठीक। सेकंड प्री बोर्ड हुआ। सेकंड प्री बोर्ड में 3 सब्जेक्ट में फेल हो गए। दैट वाज फरवरी। मार्च में हमारे बोर्ड होते हैं, तो जो लोग दोनों प्री बोर्ड में फेल हो जाते हैं, स्कूल वाले क्या करते थे, उनको एडमिट कार्ड देने में, एडमिट कार्ड नहीं देंगे, ये सब करते थे। तो मुझको लगा यार ये क्या हो गया, ये कैसे हो गया कि मैं जो मेरे कोर सब्जेक्ट्स हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स में उन्हें फेल हो गया। 1 महीने का टाइम बचा है। उस बात से, उन 2 बैक टू बैक फेलियर से मुझे ये लगा कि अब समय है कि कुछ परिवर्तन किया जाए। थर्ड प्री बोर्ड आया इसके बाद, मार्च से जस्ट पहले। थर्ड प्री बोर्ड में थोड़ा बहुत इंप्रूवमेंट आया, थोड़ा सुधार हुआ नंबरों में, फिर भी मैं एक सब्जेक्ट में फेल हो गया। लेकिन वो जो था वो मेरी लाइफ का टर्निंग पॉइंट था। उस दिन मतलब उस दौरान जो है, मैंने एक चीज ये समझी कि सिर्फ इंटेलिजेंट होना काफी नहीं। उसी दौरान मैंने आइंस्टाइन का एक कोट पढ़ा था कि सक्सेस इज ओनली 1% इंटेलिजेंस, इट इज 99% हार्ड वर्क। और ये बहुत सोचने की बात है। हम लोगों को भी जब विचार सुविचार और इस तरह की पढ़ाई जाती है, तो हम लोगों को ये नहीं पढ़ाया जाता कि इंटेलिजेंस इज द की टू सक्सेस या हाई IQ इज द की टू सक्सेस। हमेशा पढ़ाया जाता है हार्डवर्क इज द की टू सक्सेस। मेहनत है सफलता की कुंजी, ना कि तेज दिमाग होना है, इस तरह की। और उस चीज का जब मुझे एहसास हुआ, तो ऑफ कोर्स मेहनत की, थोड़ी किस्मत भी अच्छी थी, पास भी हो गए वहाँ पे उसके बाद। लेकिन उस सीख को मैं कभी नहीं भूला। कुछ चीज़ें जो होती हैं इंसान को ठोकर खा के सीखने को मिलती है, ठोकर भी बहुत ज़रूरी होती है लाइफ में। उस चीज़ को मैं कभी नहीं भूला। और उसके बाद मैं जिस भी एग्ज़ाम में बैठा हूँ, ऐसा कोई एग्ज़ाम नहीं था जिसमें मैं पास नहीं हुआ। इवन सिविल सर्विसेज का भी एग्ज़ाम था, वो भी मेरा पहली बार में ही मेरा क्लियर हो गया था। और इसके पीछे सिर्फ यही एक चीज़ थी कि आप जो कर रहे हो उसको पूरी ईमानदारी से करो और मेहनत के साथ करो। मेहनत से कौन भागो, जिंदगी मेहनत तो करवा देगी। जिंदगी बहुत सिंपल सी चीज़ है, वो मेहनत आपसे उतनी ही कर रहेगी। समय पे कर लोगे तो उतना ही फायदा रहेगा। अब मेरे ख्याल से एक और कोई मैं क्वेश्चन लूंगा। एक प्रश्न और आप में से कोई भी खड़े होके पूछो बेटा। नेगेटिव थॉट्स एंड सेल्फ डाउट। नेगेटिव थॉट्स एंड सेल्फ डाउट, ये जो बहुत नेचुरल चीज है और एक एक्सटेंट तक, एक डिग्री तक बहुत अच्छी भी है।
जब आपको सेल्फ डाउट होता है, थोड़ा बहुत नेगेटिव थॉट्स होते हैं, तो आप चीज़ों को लेकर के कॉम्प्लेसेंट नहीं होते। कॉम्प्लेसेंट मतलब कि हाँ ठीक है चलो हो जाएगा, ये वाला एटीट्यूड नहीं आता है आप में। आप चीज़ों को लेकर के सतर्क रहते हो, आपको सिर्फ खुद पे डाउट है कि मैं कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा, तो आप उससे बचने के लिए एक्स्ट्रा मेहनत करते हो। पर केवल एक एक्सटेंट तक, एक हद तक, जब नेगेटिव थॉट्स और सेल्फ डाउट ज़्यादा हो जाता है, इतना हो जाता है कि वो आपकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में, आपकी दिनचर्या में, आपकी जीवन शैली में प्रतिकूल प्रभाव डालने लगे, तो वो खतरनाक होता है। जनरली आमतौर पे जो इस तरह की साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स होती हैं, और वो ये जो है आप लोगों की जो उम्र है इसमें बहुत ज़्यादा होती है। एक पर्टिकुलर उम्र होती है आपकी 14 से लेकर के 21, 22, 23 तक की, वो बहुत ही वल्नरेबल पीरियड होता है। उसमें सेल्फ डाउट होना, नेगेटिव ख्याल आना, और आपकी अपनी नज़र में आपकी इमेज, मैं अच्छा हूँ, मैं अच्छी हूँ, नहीं हूँ, मैं अच्छा बेटा हूँ, नहीं हूँ, इस तरह की चीज़ें बहुत बार आती हैं। उनसे बचने का जो तरीका है वो 2 ही होते हैं जनरली, मतलब सेल्फ खुद से उसको करने के लिए। नंबर 1 होता है कि जिन चीज़ों को लेकर के नेगेटिव थॉट्स और नेगेटिव डाउट्स आ रहे हैं, उन चीज़ों को एड्रेस किया जाए। तो सो फॉर एग्जांपल, अगर आपको नेगेटिव थॉट्स या नेगेटिव सेल्फ डाउट इसलिए हो रहा है कि भाई मैं पढ़ाई में अच्छा नहीं हूँ, तो आप पढ़ाई में मेहनत कीजिए, और अगर टेस्ट में अच्छे स्कोर आने लगे तो इसका मतलब आपके जो नेगेटिव थॉट्स और सेल्फ डाउट था वो ठीक नहीं था, वो फर्म एक फैक्ट्स को बेस नहीं था। दूसरा होता है पॉजिटिव सेल्फ टॉक। पॉजिटिव सेल्फ टॉक मतलब खुद से खुद की अच्छाई, खुद से खुद की अचीवमेंट, खुद से खुद की कामयाबियों के बारे में बात करना। मैंने आपको शुरू में बताया था कि जो कभी भी बड़ी सक्सेस या कोई इस तरह की चीज होती है, उसका जो रास्ता होता है उसमें बहुत सारी छोटी छोटी सक्सेसेस होती है। उन छोटी सक्सेसेस को भी सेलिब्रेट कीजिए, उनको भी रिकॉग्नाइज कीजिए। आपने कोई ऐसे लिखा और उसकी किसी ने तारीफ की, उस चीज़ को भी नोट करके रखिए, उस चीज़ से भी प्रेरणा लीजिए, उस चीज़ से भी ऊर्जा लीजिए कि हाँ मैं इसमें अच्छा हूँ, मैं इसमें अच्छा कर सकता हूँ। लेकिन इसके अलावा एक चीज़ जो मैं आपको यही कहना चाहूँगा, अगर ये लिमिट से ज़्यादा हो रही है नेगेटिव ख्याल और सेल्फ डाउट, कभी भी एक्सटर्नल हेल्प, दूसरों की सहायता लेने से, चाहे वो आप प्रिफर कीजिएगा, चाहे वो आपके पेरेंट्स हों, चाहे आपके टीचर्स हों, चाहे वो मेडिकल प्रैक्टिशनर हो, उससे कभी संकोच मत करना। जिस जीवन के जिस पड़ाव पे, जिस टाइम पर आप लोग हो, ये होना बहुत स्वाभाविक है, बहुत नेचुरल है, ये होता है, बहुत सारी वजहों से होता है। तो इसीलिए अगर आपको लगता है कि मैं इसको अपने स्तर से नहीं डील कर पा रहा हूँ, तो आप दूसरों की हेल्प जरूर लीजिए, इसमें कभी संकोच मत कीजिएगा। मदद देने से कोई कभी छोटा नहीं होता है। जिंदगी में कोई भी बड़ा काम आपको करना होगा, उसमें आपको मदद लेनी ही होगी, इसीलिए मदद देने में पीछे मत हटिएगा। और मैं इसके साथ ही अपने शब्दों को विराम दूंगा और बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा बंचा सिंह सभी गणमान्य व्यक्तियों का, उन्होंने मुझे अवसर दिया आप लोगों से बात करने का। मुझे बहुत खुशी होती है अगर मैं और सवाल ले पाता और आप लोगों से बात कर पाता, पर समय अभाव के चलते मैं नहीं कर पा रहा हूँ। आप लोग पूरी तरह से फ्री हैं, मेरे ऑफिस आ सकते हैं, मुझसे फोन पे ही बात कर सकते हैं, कोई भी इस तरह की समस्या है बात बहुत ही